दोस्तों बिहार के अंदर जो कास्ट सेंसस हुआ था उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। तो थोड़ा आज इस मुद्दे को डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इम्पैक्ट करेगा। एंड साथ ही साथ इस बार के जो नोबेल प्राइजेस है ना, वो अनाउंस होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो कल अनाउंस किया गया था मेडिसिन का नोबेल प्राइज। तो उसको भी आज हम समझेंगे क्यों दिया गया है इन पर्सन्स को, कैसे इन्होंने वैक्सीन डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करा। ये सारे मुद्दे आज हम समझेंगे। तो दोस्तों, डेट है आज की 3 अक्टूबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अस्त्र मिसाइल के बारे में। देखो, इंडियन एयरफोर्स ने ना अस्त्र मिसाइल्स को इंडक्ट कर लेगा बाय एंड ऑफ 2023 या फिर स्टार्टिंग ऑफ 2024 कह सकते हो, पर ज़्यादातर पॉसिबिलिटी 2023 के एंड तक ही है। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अस्त्र को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहली बात ये समझो क्या है। ये एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है ना। तो यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपके सुखोई एयरक्राफ्ट हो सकते हैं या फिर आपके जो तेजस एयरक्राफ्ट होते हैं, उनके साथ यहाँ पर इनको माउंट किया जाएगा इस तरह की मिसाइल्स को। एंड किसी भी एयर के अंदर आपको जो भी टारगेट है उसको यहाँ पर शूट डाउन करने के अंदर ये पर्टिकुलर मिसाइल्स आपको हेल्प करने वाली है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी एयरबॉर्न एसेट से ये फायर करी जाती हैं। एंड सामने कोई भी आपका एयरबॉर्न टारगेट होता है उसको यहाँ पर ये हिट कर जाती हैं। तो ये बात तो चलो समझ आई। तो थोड़ा और इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? दिस इज इंडिजीनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ये एयर टू एयर मिसाइल तो चलो सर समझ आ गया। ये बाकी चीज़ें क्या है? इंडिजीनियस मतलब ये इंडिया के द्वारा खुद डेवलप करी गई है हमारे यहाँ, ठीक है ना। और यहाँ पर बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब पता क्या होता है? जो भी आप नहीं देख पाओ। विजुअल रेंज होता है जहाँ तक आपकी नजर जाती है। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज उसके बियॉन्ड जाना। तो एक्चुअल में ना 37 किलोमीटर माना जाता है बियॉन्ड विजुअल रेंज। अगर कोई चीज़ 37 किलोमीटर से ज़्यादा की है ना, तो उसको इस पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब जो हमारा अस्त्र मिसाइल है उसकी रेंज ना एक्चुअल में 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अगर आपको मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 110 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है। किसकी? अस्त्र वन की। हमने ना एक्चुअली इसके अलग अलग वेरिएंट्स बना रहे हैं। जो अस्त्र वन है उसकी रेंज है 110 किलोमीटर। अस्त्र टू की लगभग 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी। अस्त्र तीन की जो होगी उससे भी ज़्यादा इस तरह से रेंज हमें देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कैसे ये फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट किया जाता है। एंड कहीं न कहीं इसकी सुपरसोनिक मतलब जो होता है ना, सुपरसोनिक मतलब जिसकी स्पीड साउंड से भी ज़्यादा होती है, उस तरह से ये वर्क करता है। किसी भी वेदर कंडीशन हो के अंदर हो गया, दिन हो गया, रात हो गया, हर टाइम ये आपको यहाँ पे काम कर सकता है। तो डेवलपमेंट चल रही है अस्त्र 2 के रिगार्डिंग, एमके 2 के रिगार्डिंग, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगस्त के अंदर ही सक्सेसफुली हमने जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसको भी सक्सेसफुली टेस्ट किया था यहाँ पे। तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। डिज़ाइन एंड डेवलप किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीएल, डेवलपमेंट रिसर्च एंड सॉरी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी, जो कि डीआरडीओ की लैबोरेटरी है, ठीक है। तो उसके द्वारा ही यहाँ पे इसको बनाया गया है। ये डीआरडीओ का नाम आपको डेफिनेटली यहाँ पे पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं तेजस की एबिलिटीज भी बढ़ेंगी। एंड हमारी जो दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस है, फॉर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड वेपन्स, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कम हो जाएगी। तो अस्त्र मिसाइल के रिगार्डिंग ना ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो दे रखी है, ये सारी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, स्कारमान लाइन। इसको जरा समझ लेते हैं। देखो, एक्चुअल में होता क्या है ना, आपका जैसे डिफरेंट डिफरेंट लाइंस होती हैं, ठीक है। आप सुनते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। उसी तरह से एक ऐसी एक लाइन मानी जाती है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह की इमेजिनरी लाइन है जो कि हमारे सी लेवल से 100 किलोमीटर ऊपर देखने को मिलती है। पर ये लाइन है क्या? देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक धरती का एटमॉस्फेयर हो गया और एक हो गया स्पेस, ठीक है। ये आपका एटमॉस्फेयर था। ये इसके बाद एटमॉस्फेयर के जैसे आप बाहर जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन, जो दोनों को सेपरेट करती है। किसको सेपरेट करती है? आपके धरती के एटमॉस्फेयर को और स्पेस को। और ऐसा ना माना जाता है कि अगर आपने ये 100 किलोमीटर वाली जो लाइन है, जो सी लेवल से ऊपर है, अगर आपने इस लेवल को क्रॉस कर दिया, तब आप क्या कहलाओ जाओगे? आप एस्ट्रोनॉट कहलाए जाओगे, ठीक है ना। दुनिया भर में ऑल दो अलग अलग डेफिनेशन है, पर एक जो यूनिवर्सली एक काफी हद तक जो मानते हैं ना, वो इसी डेफिनेशन को मानते हैं। कुछ लोग डिसएग्री भी करते हैं, बट ये मेजर लाइन यहाँ पे मानी जाती है, ठीक है ना। इससे एक हमें पता लग जाता है कि स्पेस कहाँ से है और एटमॉस्फेयर कहाँ से है। तो वो आपको करमान लाइन वो इस चीज़ को बता देता है। 1960s के अंदर इस लाइन को एस्टेब्लिश किया गया था बाय FAI, फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल, जो कि एक बॉडी रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की चीज़ों की रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। तो इस लाइन का आखिर ना मीनिंग पता होना चाहिए। और मैंने जैसा बताया, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, बट ज़्यादातर कंट्रीज इसको रिकोगनाइज करती हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज बिहार कास्ट सर्वे डेटा आउट। देखो, मैंने जैसा आपको बताया अभी
यहाँ पर क्या हुआ है ना, जो कास्ट सर्वे डेटा बिहार के द्वारा, जो बिहार स्टेट के द्वारा करवाया गया था, उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था ना कि लास्ट ईयर की बात है, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने इसके रिगार्डिंग बात करी थी, ठीक है ना। उसको फिर अकॉर्डिंगली कंडक्ट करवाया गया 2022 के अंदर। फिर बाद में बहुत सारे मुद्दे चले, कभी हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि इसके ऊपर स्टे लगाया जाए। बट इन दी एंड हमारे पास अभी डेटा हमारे सामने है। तो एक्चुअल में इन्होंने डेटा के अंदर बात क्या करी है कि अगर आप नोटिस करोगे ना, ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस और ईबीसीज, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, दोनों को मिलाकर जो बिहार की जनसंख्या है ना, वो लगभग 63% ऑफ द बिहार पॉपुलेशन है, जो अपने आप में काफी एक बड़ा नंबर है। गेटिंग इट? अगर आप देखोगे ना, तो लगभग आप नोटिस करना यहाँ पे 13 करोड़ के करीब करीब, मतलब टोटल बिहार की पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है, जिसमें से 3.5 करोड़ कहीं ना कहीं ओबीसीज हैं, और 4 करोड़ 70 लाख क्या हैं, आपके ईबीसीज क्या हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ओबीसीज तो हमें पता है, ये ईबीसीज क्या होते हैं? देखो, ईबीसी कुछ नहीं है, वो एक तरह की फर्दर कैटेगरी है, जो कि काफी ज्यादा बैकवर्ड है। नाम से ही क्लियरिटी हो रही है ना, जैसे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, उसी तरह की टोटल 130 के लगभग एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कास्ट आती है, जो कि ओबीसीज का काफी लोअर रंग है, जिनकी हालत काफी सिचुएशन थोड़ी खराब है। उसी तरह से अगर हम बात करें जो फॉरवर्ड कास्ट और जनरल कैटेगरी की बात करें, तो लगभग 15% पॉपुलेशन यहाँ पे बिहार की, यहाँ पे जनरल कास्ट को बिलोंग करती है, जनरल कैटेगरी को। 20% शेड्यूल कास्ट को और 1% शेड्यूल ट्राइब को। देखो, एक्चुअल में ना थोड़ा ये मुद्दा 1 साल तक ना अगले हो सकता है बहुत पॉलिटिकल रहे, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो काफी सारी पार्टीज है, स्पेशली जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो चाहती हैं कि इसी तरह का जो कास्ट सेंसस हो ना, वो पूरे नेशन वाइड भी हो। ठीक है। एक्चुअल में ना थोड़ा रिजर्वेशन के साथ भी इसका लिंकेज है। अगर आप नोटिस करोगे, तो मंडल कमीशन, जिसने अपनी 1980 के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी, उसने बोला था कि दुनिया के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 52% के करीब करीब ओबीसी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। फिर हो सकता है, देखो, इनकी जो रिजर्वेशन होती है, कहीं ना कहीं हो सकता है वो भी यहाँ पे इसको बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो काफी मुद्दा आने वाले 1 साल काफी चलेगा, तो लेट्स सी कि क्या इसकी रिगार्डिंग वर्क होता है। थोड़ा सा अगर मैं और बताऊं आपको कास्ट सेंसस के बारे में, तो जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आप जानते होंगे, तो पहली बार ये कंडक्ट करवाया था कब? 1931 के अंदर। हर इंडियन फैमिली के लिए ये चीज़ होती है, चाहे रूरल हो गया, अर्बन इंडिया, दोनों के अंदर। यहाँ पर आप अलग अलग चीज़ देखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इकोनॉमिक स्टेटस की बात कर रहे हैं ना, उससे हमें पता लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो सरकार ने कुछ अपनी स्कीम्स निकालनी है, कोई भी स्कीम आप मान लो, तो वो चाहेगी ना यार कि कुछ लोगों को मिले उसका फायदा, कुछ लोगों को ना मिले, एज इन कुछ लोग जो अच्छे कमा रहे हैं उनको फायदा मिले ना मिले, और जो गरीब है उनको यहाँ पे फायदा मिले। तो उस हिसाब से ना यहाँ पर इंडिकेटर्स देखे जाते हैं, कौन कितना डिप्राइव्ड है, किसके घर में क्या क्या चीजें हैं, किसके घर में टीवी है, स्कूटर है। उस हिसाब से देखा जाता है कौन गरीब है, कौन नहीं है, किसको फायदे देने हैं, किसको नहीं देने, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट ना देखती रहती है यार कि कौन से कास्ट ग्रुप काफी खराब है, मतलब सिचुएशन उनकी काफी खराब है, कौन से बेहतर हैं, क्या चीजें ठीक करने की जरूरत है, ये सारी चीजों के अंदर ये चीज हेल्प करती है। तो रूरल एरिया के अंदर जो सेंसस होता है, वो हमारा जो जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उसके द्वारा करवाया जाता है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, तो यहाँ पर आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन जो हो गया, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ही आप मान के चलो। और कास्ट सेंसस का जो होता है भाई, कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, वो होम अफेयर्स के पास ही होता है। नोडल मिनिस्ट्री बेसिकली होम अफेयर्स ही है, बट कहीं ना कहीं वहाँ पर हेल्प बाकी मिनिस्ट्रीज द्वारा भी यहाँ पे करी जाती है। बाकी आप ये जानते हो, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ही हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जो 2011 का एसईसीसी हुआ था ना, उसको पहला पेपरलेस सेंसस था, ठीक है ना। पर कहीं ना कहीं इसका जो कास्ट डेटा था एसईसीसी 2011 का, उसको यहाँ पर पब्लिश नहीं किया गया था, राइट। तो ये थोड़ी चीजें हैं जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। डेफिनेटली अगले 1 साल के अंदर आप एक्सपेक्ट करोगे ना, जब तक आपके इलेक्शन है 2024 के, काफी ये मुद्दा न्यूज में रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। वैसे तो देखो, टॉपिक मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है, पर थोड़ा सा क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं ना, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज करी है इस चीज़ के रिगार्डिंग। अब एक्चुअल में इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई भी माइक्रोब की बात कर लो, आप बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी चीज़ की बात कर लो, अगर आप उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ मेडिसिन लेते हो, फिर उसका जब स्पेशली जो उसका कोर्स होता है कि 5 दिन मेडिसिन खानी थी, पर आपने 5 दिन मेडिसिन नहीं खाई, तो कहीं ना पता क्या होता है, वो पूरा जो माइक्रोब है उससे इम्पैक्ट, मतलब वो खत्म जरूर हो जाता है, रादर आई शुड से मर जरूर जाता है, पर ऐसा नहीं है कि उसका इम्पैक्ट पूरा खत्म हो जाए। कई बार पता क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आप दवाई खाते जा रहे हो, उसका इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा, आप ठीक ही नहीं हो रहे हो उसकी वजह से भी, खाने की वजह से जो मेडिसिन है। तो ऐसे टाइम के ऊपर ना हुआ क्या है ना, एक्चुअल में रेजिस्टेंस आ चुकी है किसी भी माइक्रोब के ऊपर,
कहने का मतलब कि दवाई का ना कुछ इफ़ेक्ट ही नहीं हो रहा, वो रेज़िस्टेंट हो चुका है इस मेडिसिन के रिगार्डिंग और आने वाले टाइम के अंदर ना ये बहुत मेजर इश्यू हमें देखने को मिल जाएगा। आईसीएमआर ये चीज़ बताती है कि जो एस्चेरिचिया कोलाई है, वो सबसे कॉमनली अकरिंग पैथोजन है, जहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। उसके साथ में ही एस्चेरिचिया जो कोलाई की बात मैं कर रहा हूँ, वो उसको सीआईए का दर्जा दिया गया है, ठीक है? अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये सीआईए क्या होता है? देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रिटिकली इम्पोर्टेंट एंटी माइक्रोबियल, ठीक है ना? क्या बोला मैंने? क्रिटिकली इम्पोर्टेंट एंटी माइक्रोबियल। उसी तरह से कुछ और एग्ज़ाम्पल्स भी यहाँ पे हमें दे रखे हैं। यहाँ पर इनका पॉइंट यही था कि अगर हम कोई दवाई खाते हैं, एंटी माइक्रोब जो दवाई खाते हैं ना, बेसिकली उसके ऊपर मतलब उसका इफ़ेक्ट एस्चेरिचिया कोलाई के ऊपर बहुत कम हो रहा है। राइट? उसी तरह से आपके कुछ और एग्ज़ाम्पल्स भी यहाँ पे दे रखे हैं, इनका इम्पैक्ट भी आपके पैथोजेन्स के ऊपर काफ़ी कम हो रहा है। तो ये कुछ कंसर्न्स वाली बातें हैं, ठीक है ना? ये बेसिकली क्रिटिकली इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक तरह के लास्ट रिज़ॉर्ट की तरह काम करते हैं कि अब और कोई दवाई इम्पैक्ट नहीं हो रही, अब इनको खाओ। ये काफ़ी हाई लेवल वाली दवाइयाँ होती हैं। अगर पर इनको भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा उस माइक्रोब के ऊपर, कहीं न कहीं इसका मतलब ये है कि वो माइक्रोब बहुत हेवीली रेज़िस्टेंस हो चुका है। इस वजह से हमें काफ़ी दिक्कत आने वाली है उसको ट्रीट करने के अंदर। तो जो डब्ल्यूएचओ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसने भी इस तरह की एक ना लिस्ट डेवलप करी है एचपीसीआईए। सीआईए तो आप जानते हो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट आपके एंटी माइक्रोबियल और एचपी का मतलब क्या है हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है ना हाईएस्ट प्रायोरिटी इनको देनी चाहिए। ठीक है ना उनको प्रिजर्व करके रखा जाना चाहिए कि फ्यूचर के अंदर हो सकता है ये रेजिस्टेंस बढ़े तब हमारे पास अगर अच्छे माइक्रोब्स एंटी माइक्रोबियल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं उनको डील करना काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो दुनिया भर में इससे काफ़ी इश्यूज आने वाले हैं बट कहीं ना कहीं हमें उस तरह से वर्क करना पड़ेगा ताकि इसके जो इश्यूज हैं उनको हम टैकल कर पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, इट इज नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2023। देखो नोबेल प्राइज इस बार के स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते होंगे ना नोबेल प्राइज टोटल 6 कैटेगरीज के अंदर देखने को मिलते हैं। आपका पीस, लिटरेचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स। आज हम ना मेडिसिन का देखेंगे क्योंकि उसका आ चुका है, बाकी धीरे-धीरे आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझो कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे, उनके द्वारा ये जो प्राइजेस थे वो एस्टैब्लिश किए गए थे। ध्यान रखना जो इकोनॉमिक्स का अवार्ड था ना वो इन्होंने नहीं एस्टैब्लिश किया, वो स्वीडन का सेंट्रल बैंक था, उसने 1968 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया। बट बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड फीस वो इनके द्वारा ही एस्टैब्लिश किए गए थे। मतलब इतने डॉलर्स का आपको यहाँ पे अवार्ड मिलता है इसके अंदर, गोल्ड मेडल हो गया, डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एल्फ्रेड नोबेल आप जानते होंगे डायनामाइट को इन्होंने ही इन्वेंट किया था और ये काफ़ी फेमस एक स्वीडिश इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, राइट? काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इनको नॉमिनेट करते हैं, किसको आखिर नॉमिनेट करना है, तो वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप नोटिस करना कि जो नोबेल पीस प्राइज़ है ना, ये बहुत ध्यान वाली बात है। नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो यहाँ पे नॉर्वे के अंदर प्रेज़ेंट किया जाता है, पर बाकी जो अवार्ड्स हैं वो स्वीडन के अंदर किए जाते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा क्यों? देखो इसका ना प्रॉपर रीज़न किसी को भी नहीं पता, ये ऐसा न्यूज़पेपर ने बताया है कि अल्फ्रेड नोबेल ऐसा चाहते थे कि ऐसा हो, बट एग्ज़ैक्ट रीज़न्स दुनिया भर में किसी को क्लैरिटी से नहीं पता। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती हैं बट दोज़ आर नॉट रियलिटीज़, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक्चुअल में अल्फ्रेड नोबेल बस ऐसा चाहते थे कि ऐसा चीज़ होनी चाहिए कि जो ज़्यादातर अवार्ड्स हैं वो स्वीडन में मिले, पर नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो नॉर्वे में मिले, तो इस वजह से ये चीज़ देखने को मिल जाती है। तो अभी क्या हुआ है ना इस बार का जो मेडिसिन वाला जो नोबेल प्राइज़ है, वो यहाँ पर इन 2 लोगों को दिया गया है, कैटलिन कैरेको एंड ड्रू विसमैन। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर इनको क्यों दिया गया? एक्चुअल में ना काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि इन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई, इस वजह से इनको दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वैक्सीन इन्होंने नहीं बनाई। देखो वैक्सीन्स आप जानते होंगे ना, वैक्सीन अलग-अलग प्रकार की हमें दुनिया भर में देखने को मिल जाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्सीन के काम से तो हम सभी जानते होंगे। अब एक हो सकती है आपकी होल वायरस वैक्सीन हो सकती है। जैसे वायरस के लिए अगर मान लो कोई वायरस है ना, तो हम पूरा का पूरा वायरस उसका वीकेंड फॉर्म वैक्सीन के अंदर डाल देते हैं। कहीं न कहीं फिर क्या होता है, हमारी बॉडी उस चीज़ को देखती है कि ये फॉरेन पार्टिकल आया है, पर क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल वीक होता है, तो हमारी बॉडी को उतना वो नुकसान नहीं करता एंड अकॉर्डिंगली फिर क्या होता है, हमारी जो बॉडी है, उसके रिगार्डिंग एंटीबॉडीज़ डेवलप करती है एंड एक इम्यून सिस्टम उसको किल कर देता है। तो एक तो ये टाइप हो गया। उसके साथ में एक और टाइप भी हो सकता है कि आप एक प्रोटीन सब यूनिट इसका भेजें, रेदर देन सेंडिंग होल वायरस या होल जो जीनोम है उसकी जगह पे आप एक प्रोटीन सब यूनिट उसका भेजते हो। उसी तरह से एक होती है हमारे पास एमआरएनए वैक्सीन। तो दरअसल में हुआ क्या है ना, ये जो एमआरएनए वैक्सीन्स थी, ये इन्होंने डेवलप नहीं करी, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने मदद करी इस चीज़ के अंदर। कहने का मतलब क्या, इन्होंने बहुत साल पहले, आज से लगभग 15-20 साल पहले ना, बहुत फेमस रिसर्च करी थी एमआरएनए वैक्सीन्स के ऊपर, ठीक है?
अब जब कोविड-19 पैंडेमिक आया, तो दुनिया भर के साइंटिस्ट ने क्या किया, वो वैक्सीन डेवलप करना स्टार्ट करी। तो उन्होंने ना इस रिसर्च को उसमें यूज़ किया। इनके जो फाइंडिंग्स थे रिसर्च के अंदर, वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ को बहुत मददगार हुए वैक्सीन बनाने के अंदर। तो कोई आपसे बोले ना इन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक की वैक्सीन बनाई है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। इन्होंने आज से कई साल पहले कोई रिसर्च करी थी एमआरएनए वैक्सीन के ऊपर। वो वैक्सीन की रिसर्च आज के साइंटिस्ट को मदद करी है कहीं न कहीं वैक्सीन बनाने के अंदर। गेटिंग द पॉइंट? तो फ़र्क समझ आया? ठीक है। मैं थोड़ा-सा आपको एमआरएनए वैक्सीन के बारे में थोड़ा और समझा देता हूँ। होता क्या है ना, जो ट्रेडिशनल वैक्सीन्स थी, उन कैसे डिपेंड होती थी कि आप ना उसका डेड फॉन्ट या वीकेंड वायरस कहीं न कहीं डाल देते हो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंड अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप कर देती है। ठीक है ना? तो जब बाद में एक्चुअल वायरस आएगा, हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, तो बॉडी ऑलरेडी रेडी है उसको टैकल करने के लिए। पर जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई ना, तो हमने देखा कि सिर्फ़ एक पार्ट उस वायरल जेनेटिक कोड का, वो ज़रूरी है कहीं न कहीं, तो उसको हम इंट्रोड्यूस करने लग गए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो एक्चुअल में अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करो एमआरएनए वैक्सीन को, तो मैं थोड़ा आपको यहाँ पे इन्फोग्राफिक की मदद से समझाता हूँ। तो इसके अंदर क्या हो रहा है ना कि एक्चुअली जो मैं बात कर रहा था एमआरएनए वैक्सीन के अंदर, तो जो आरएनए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो राइबो न्यूक्लिक एसिड की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो सार्स सीओवी 2 है। उसकी आरएनए इंस्ट्रक्शन आपकी ना होस्ट सेल के अंदर, जो आपका होस्ट सेल होता है, उसके अंदर इंसर्ट करी जाती है। फिर होस्ट सेल की जो प्रोटीन मेकिंग मशीनरी है, वो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को क्या करेगी? रीड करेगी। ठीक है ना? एंड इस इंस्ट्रक्शन को रीड करते हुए, उसको इंटरप्रेट करते हुए वो क्या करेगी? वो जैसे सार्स-कोव-2 है ना, जो कि एक एंटीजन है, उसकी तरह के उसको मतलब उसकी तरह के एंटीजेन्स प्रोड्यूस करेगी। अब उस तरह के एंटीजेन्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं क्या होगा? उसके रिगार्डिंग हमें एंटीबॉडीज़ देखती हुई मिल जाएँगी एंड अकॉर्डिंगली जैसे-जैसे उसने एंटीबॉडीज़ बनाई, तो क्या बन गया? वो साथ में उसकी इम्यूनिटी बनती हुई हमें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, एमआरएनए वैक्सीन्स के अंदर क्या होता है आपका जेनेटिक कोड होता है। इस जेनेटिक कोड से कहीं न कहीं जो है प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है ना? एंड अकॉर्डिंगली क्या होता है, जो भी वैक्सीन्स का जो पूरा प्रोसेस होता है, वो उसको कंप्लीट करने के अंदर यहाँ पे हेल्प मिल जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। यही सेम पॉइंट्स जो ना मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखे हैं कि होता क्या है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है उससे कहीं न कहीं एंटीबॉडीज़ बनती हैं। एक एमआरएनए वैक्सीन बनाने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक सिंथेटिक वर्ज़न बनाते हैं उस एमआरएनए का, जो कि वायरस यूज़ करता है अपने इन्फेक्शियस प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये जो वर्ड है ना कि कौन-सा आपका कैसे जो सेल उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इनकी रिसर्च इसी के रिगार्डिंग थी, जिसके लिए इनको यहाँ पे हमें देखा कि हमें मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, राइट? आज के टाइम के ऊपर आपकी जो फाइज़र और मॉडर्ना, ये 2 वैक्सीन हमने देखी थी इनकी, तो ये एक्चुअल में वैक्सीन्स ना आपकी एमआरएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड थी। एक्चुअल में हुआ क्या था ना, कोविड-19 पैंडेमिक से पहले हमने कभी भी एमआरएनए वैक्सीन हमारे ह्यूमन के ऊपर यूज़ नहीं करी थी। तो पहली बार हुआ था कि ह्यूमन्स के रिगार्डिंग भी यूज़ है, यहाँ पे फाइज़र और मॉडर्ना के द्वारा ये चीज़ देखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये तो कुछ टॉपिक्स जो हमें आज डिस्कस करने थे। कल मैंने ना आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया था रिगार्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स। कुछ लोगों ने इसके रिगार्डिंग आंसर किया है। मैं थोड़ा इसके बारे में ना आपको समझाना चाहूँगा। देखो मान लो कोई ना पर्सन है, वो पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे डोनेट करना चाहता है। तो यहाँ पर ना अब किस माध्यम का यूज़ होगा? इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। कुछ नहीं है, एक तरह का कागज़ का टुकड़ा ही है। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एसबीआई है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या इधर चलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना आपका, तो आप एसबीआई की किसी भी ब्रांच से, मतलब कुछ सिलेक्टेड ब्रांच होती हैं, वहाँ पर आप जाओगे एंड वहाँ से आप कहीं न कहीं इस तरह का इलेक्टोरल बॉन्ड बना सकते हो। तो क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड? एक तरह का प्रॉमिसरी नोट है, जो कि कोई भी इंडियन सिटीज़न या फिर कोई भी कंपनी जो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, वो एसबीआई की सिलेक्ट ब्रांचेस के पास जाएगी, वहाँ पर से ये चीज़ बना सकती है। अब कितनी डोनेशंस हम कर सकते हैं? आपको 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। बॉन्ड्स जो एसबीआई इश्यू करता है, वो इसी चीज़ के अंदर इश्यू करता है। तो ये नंबर्स आपको क्लियर होने चाहिए कि 1000 से लेकर इस तरह से एक-एक ज़ीरो आगे बढ़ाते रहो, तो 1 करोड़ तक के आपको यहाँ यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। तो यहाँ पर जो आप इनको परचेज़ करोगे इन बॉन्ड्स को, या तो आप डिजिटली बॉन्ड को बाय कर सकते हो या फिर चेक के माध्यम से प्रमोट आप उसको बाय कर सकते हो। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको इश्यू करता है, ठीक है? जैसे आपके बैंक नोट होते हैं ना, उसी तरह से ये चीज़ होते हैं कि जो भी पर्सन होता है, उसको यहाँ पे चीज़ पेएबल हो जाती है। बिल्कुल फ्री ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। ऐसा मत सोचना कि आपने 1 करोड़ का बॉन्ड ले लिया एंड आप जाओगे बाद में तो आपको 1.5 करोड़ मिल जाएँगे कि हाँ, 50% आपको इंटरेस्ट रेट मिला। नहीं,
वो 1 करोड़ का रुपया 1 करोड़ ही रहेगा। तो इसकी अभी जो ट्रांच है वो अक्टूबर 4 से स्टार्ट हो रही है अक्टूबर 13 तक, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि यार ये तो काफ़ी ओपेक है, ठीक है ना? क्योंकि इसके अंदर हमें पता ही नहीं लग रहा। क्या नहीं पता लग रहा? हमें पता ही नहीं लग रहा कि एक्चुअली किस बंदे ने किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया। क्योंकि हो क्या रहा है, आपने सिंपली क्या किया, इस बंदे ने क्या किया, एसबीआई की ब्रांच के अंदर गया और उसको बोला कि मुझे 1 करोड़ का एक बॉन्ड दे दो, ठीक है ना? कल को जाके ये बॉन्ड किसी भी एक्स वाई ज़ेड पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। तो हमें कभी पता ही नहीं लगेगा कि यार मान लो आपने चेक करना है कि यार बीजेपी पार्टी को किन-किन लोगों ने दिया, तो आपको पता ही नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं इस पर्सन की रिगार्डिंग कि कौन इसको दे रहा है। इसको तो बस इतना पता है कि हाँ, बीजेपी के पास 100 करोड़ रुपए आया। कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, नहीं पता या एक्स वाई ज़ेड कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लो। तो यहाँ पर ना काफ़ी सारी ओपेकनेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। पर ये कुछ पॉइंट्स हैं डेफ़िनेटली हमें पता होने चाहिए, ठीक है ना? कि कैसे-कैसे इसको परचेज़ किया जा सकता है एंड किस तरह से इसकी डिनोमिनेशन हमें देखने को मिलती है। तो पहली स्टेटमेंट जो कह रहा है कि एसबीआई ऑथराइज्ड है, बिल्कुल ठीक बात है यहाँ पे। दूसरी बात ये कह रहा है कि जो बॉन्ड्स है एसबीआई इश्यू करता है सिर्फ़ इन डिनोमिनेशंस के अंदर, नहीं, यहाँ पर 1 करोड़ वाली डिनोमिनेशन भी तो है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख भी दी है, तो डेफ़िनिटली आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। उसी तरह से आज का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे, कौन-सा ठीक है, कौन-सा गलत है। साथ ही साथ 2 एमसीक्यू भी आपको दे रहा हूँ, एक है प्रलय मिसाइल के रिगार्डिंग एंड दूसरा है विद रिगार्ड्स टू M102.4। ये मुझे बताना है कि नीचे इसका आंसर आखिर होना क्या चाहिए, राइट? कल जो होमवर्क दिया था उसका एक बार आंसर बता देता हूँ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है? नहीं, ये होता है डब्ल्यूआईपीओ के रिगार्डिंग, तो पहला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। दूसरा बलूचिस्तान की हमने लोकेशन डिस्कस करी थी, तो बिल्कुल ग्वादर पोर्ट यहीं पे हमें देखने को मिलता है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। टी कल्टीवेशन के अंदर हम देखें तो बिल्कुल अगर फ्रीक्वेंट शावर्स होते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो यहाँ पर इसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी मैंने आपको होमवर्क दिया था कि इन डिफरेंट डिफरेंट कोर सेक्टर की इंडस्ट्रीज को आपको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर लगाना है। देखो याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि रिफाइनरी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, फॉलोड बाय इलेक्ट्रिसिटी, फॉलोड बाय स्टील, फॉलोड बाय कोल, फॉलोड बाय क्रूड ऑयल, राइट? उसके बाद फिर कौन आ जाते हैं, क्रूड ऑयल के बाद आपका नेचुरल गैस हो गया, फिर सीमेंट हो गया एंड लास्टली मैंने आपको बताया था सबसे कम किसका होता है, फर्टिलाइजर्स का होता है, ठीक है ना? तो इस तरह से 8 कोर सेक्टर्स का आपको वेटेज यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है? बस अब आप इनको अरेंज कर देना। आई थिंक किसमें पूछा गया है, ये पूछा गया है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, राइट? तो यहाँ पर आई थिंक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? आप चेक कर लीजिएगा, ये काफ़ी ईज़ी ही क्वेश्चन था। रिफाइनरी मतलब ये मैक्सिमम रिफाइनरी को आएगा ना, तो नंबर 1 सबसे आखिर में आएगा। तो उस तरह से आप इसको देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर आपको आज के लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनलीएस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।